नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी 2024 की तैयारी में लगे होंगे। हमने स्टार्टिंग से बहुत ही बेहतरीन प्रयास हमेशा करते रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें जो स्टूडेंट्स को, जो उनकी तैयारी है उसमें उनको उनकी मुश्किलें कम होती रहें। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि तैयारी करो और सरकारी नौकरी बहुत आसानी से ले लो। बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा से ये रहा है कि ये जो तुम्हारी जर्नी है, इसमें हम उस तैयारी में ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी वो तैयारी आसान हो सके। हमेशा से हम यही सोचते रहते हैं और इसी तरह हम प्रयास करते रहते हैं। आज हालांकि हमारे इस स्केल अप परिवार में दो नए लोग आ रहे हैं और दोनों ही अपने अपने सब्जेक्ट के दिग्गज हैं। दिग्गज समझते हो आप? बहुत ही, जिन्हें बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है चीजों का। फिलहाल जो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, मैं इंग्लिश की बात करने जा रहा हूं। इंग्लिश वो सब्जेक्ट जहां हम कई सारे एग्जाम्स को हमें छोड़ना पड़ जाता है। इसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से एक चीज समझता हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पे पहले से भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट हमने महसूस किया कि हम और भी बेहतर कर सकते हैं चीजों को। तो उसी के लिए हमने अब एक दोबारा से एक और व्यक्ति जो इंग्लिश तो बहुत लोग पढ़ाते हैं। इंग्लिश, पहले तो ये समझो कि हमारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो इंग्लिश की वजह से हम उन एग्जाम में बैठने ही नहीं जाते। जैसे कि अगर आप देखोगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम सारे एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश आता है। और हमारे जो नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे हैं, यूपी, बिहार, ये पंजाब साइड या हमारे हरियाणा साइड, ये बच्चे हमेशा इंग्लिश से बचते रहे हैं। और इंग्लिश से बचने की वजह से ये हमेशा स्टेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। और स्टेट एग्जाम्स की सबसे बड़ी दुर्गति है कि वो बहुत सालों के बाद आते हैं। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम 5 साल के बाद आया है, समझ रहे हो आप? ऐसी आरपीएफ वगैरह के एग्जाम बहुत बाद में आ रहे होते हैं, 5-5 साल, 4-4 साल के गैप पे आ रहे होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे एसएससी के एग्जाम्स हैं, हर साल कंडक्ट होते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा इन एग्जाम्स को इसलिए नहीं दे रहा होता क्योंकि उसको सबसे ज्यादा उसकी जो कमजोर होता है सब्जेक्ट, वो इंग्लिश होता है। अब इंग्लिश बहुत लोग पढ़ा रहे होते हैं। अगर कोई ग्रामर पढ़ाने बैठ गया तो भाई ग्रामर में इतने सारे रूल लिखवा दिए जाते हैं कि उन्हें आप रटते रटते परेशान हो जाते हो। हाँ या ना? क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बिना रूल्स के ग्रामर तो पढ़ाए लेकिन उसमें कोई रूल्स ही ना लिखवाए? बोले भैया बिना रूल्स के ग्रामर, यही तो बात है भाई। इसीलिए तो इसी बात का तो टैलेंट है। कोई रूल रेगुलेशंस नहीं, सीधा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चलेंगी सारी चीजें। आपको लैंग्वेज है ये इंग्लिश, और इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसी के बेस पे आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। रट्टाफिकेशन वाला कोई काम इंग्लिश में भी नहीं रहेगा। इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। वोकैब को भी, मैक्सिमम वोकैब को वो अलग अलग ट्रिक्स से याद कराएंगे, जिसको हम निमोनिक्स बोल रहे होते हैं। बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आप वो इंग्लिश वोकैब याद करा रहे होंगे। तो अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, कई सालों से वो इस फील्ड में है, इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं वो, ठीक है। और अब मैं उनका नाम वाम बता देता हूं, वो आगे आपको सारी चीजें बता रहे होंगे। और मैं बस ये बोलूंगा कि वो बहुत लंबा डिस्कशन आपके साथ करेंगे पहली क्लास में ही। बहुत पेशेंस के साथ आपको सारी चीजें एक बार तसल्ली से सुन लेनी है, ठीक है। ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली है, आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंप्लीट जरूर सुनना है, ठीक है। तो ये रहे आपके विनय मिश्रा सर, आप इनको सुने और कंप्लीट पूरी क्लास को सुने, तब सारी चीजों को आप डिसाइड करें। उसके बाद हम दूसरी वीडियो में आपको सब कुछ बता रहे होंगे, सर का क्या शेड्यूल होगा, कब कब सर पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। धीरे धीरे मैं आपको सारी जानकारी देने के लिए दूसरी वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। विनय मिश्रा सर ये रहे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर। उम्मीद है जो बातें मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जिन बातों की तरफ मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको सबसे पहले उन चीज़ों को कहीं पर पेन डाउन कर लेना है, अदरवाइज आपको चीज़ों के बारे में समझ लेना है। इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश के बारे में कई बार हमारे मन में एक मिथ होता है कि भैया हमें टायर 1 की इंग्लिश पढ़नी है, कोई कहता है हमें सीजीएल में टायर 2 की इंग्लिश पढ़नी है। वाकई में क्या ऐसा होता भी है? सबसे पहले तो आप ये समझो, क्या ऐसा होता भी है कि टायर 1 की इंग्लिश अलग होती होगी, टायर 2 की अलग होती होगी? ऐसा होता है क्या? आप एक बात बताओ, आप चाहे जिस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप राइट फ्रॉम एमटीएस और आप उठा लो कहाँ तक चले जाओ, कैट तक, पार्ट ऑफ स्पीच तो उतनी ही है।
हाँ, क्वेश्चन के पूछने का लेवल बदलता जाता है, कहीं पर पैसेज का लेवल कुछ होता है, कहीं पर पैसेज का लेवल कुछ और होता है। लेकिन रही बात इसकी कि भैया वो इंग्लिश अलग है, वो इंग्लिश अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, इंग्लिश सब वही की वही है। क्यों? अगर आप सीखेंगे तो पूरा और अगर आप भूलेंगे तो पूरा। कहने का मतलब हमारे बस इतना सा है कि जब आप इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, आप संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज अगर आएगी तो पूरी और नहीं समझ में आएगी तो पूरी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक थोड़ी समझ में आई, थोड़ी समझ में नहीं आई। बड़ा साइंटिफिक होता है सब कुछ समझना, ठीक है। आइए थोड़ी सी बातें हम आपसे कर लेते हैं। लैंग्वेज अगर हम बात करें, खासकर मैं इंग्लिश के बारे में आपको बात करने जा रहा हूं। मेरा नाम विनय मिश्रा है और मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब हम दोनों लोग मिलकर सीखेंगे 100% हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी है वो ये कि हमारे पास एक शानदार वर्ड पार हो। अब आपके मन में एक चीज आएगा कि वर्ड पार शानदार, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम सारे वर्ड्स को लर्न कर लें, पूरी की पूरी डिक्शनरी लर्न कर लें? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे तो कमेंट भी कर देते हैं। कई बार उनका कमेंट मैं पढ़ता हूं, जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूं तो उनके कमेंट्स आते हैं, सर कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए जहां से पूरी की पूरी वो कैप फंस जाए। व्हाट अ नॉनसेंस क्वेश्चन। और आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक चल रही है, ये बुक पढ़ लो, इतना पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, पूरा पेपर यहीं से। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। एक अच्छी वोकेबलरी अपने अंदर बिल्ड करना ये एक प्रोसेस है। ये लर्निंग अप्रोच से काम नहीं होने वाला। थोड़े से चैप्टर की वोकैब्स नहीं है, 20 लाख शब्द है इंग्लिश में। कितने याद कर लोगे भाई आप? 20 लाख शब्द में कितने याद कर लेंगे आप? फिर मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स आप पढ़ लीजिए, सारे शब्द वहीं से आएंगे। डिक्शनरी का नाम बोल दिया। क्या क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो कहने का मतलब हमारे पास इतना सा है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी सबसे पहले वर्ड पार हो। अच्छा, ज़्यादा नहीं, पेपर के लिए कुछ लिमिटेड 4 से 5 हजार वर्ड होते हैं। अगर हमें उनके बारे में ठीक ठाक जानकारी है तो आराम से हम पेपर में अपने आप को क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई ही नहीं, ऑल इंडिया रैंक तक का हमारा सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास ग्रामर की समझ हो। अब ग्रामर में बच्चा कहता है वो रूल पढ़ ले, कोई अच्छी सी किताब बता दो जहां सारे रूल लिखे हों। देयर आर नो रूल, देयर इज नो रूल। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं नहीं कोई रूल है, तो रूल्स होते ही नहीं। कोई रूल नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में। सब चीजें एक कॉन्सेप्ट के तहत चल रही होती हैं, एक सिंगल रूल नहीं होता। ये रूल और एक्सेप्शन, ये नदी के दो किनारे हैं, एक तरफ रूल है और एक तरफ एक्सेप्शन है। लेकिन ये तब तक है जब तक आप बस रट रहे हो। लेकिन अभी आप ग्रेजुएट लेवल पर हो। अभी थोड़ा सा अपने आप को सोचो कि जब आप नदी में उतर जाते हो तो ना ये किनारा दिखता है ना वो किनारा दिखता है, सब कुछ एक जैसा दिखता है। ठीक ऐसे ही जब आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट की गहराइयों में जाएंगे तो ना रूल दिखेगा ना आपको एक्सेप्शन दिखेगा। दोस्त मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब कोई कहे जी हमें वोकैब आ गई, ग्रामर आ गई, चलो बल्ले बल्ले, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड पार का यूज नहीं आता, किस शब्द को कहां यूज करना आपको ये नहीं आता, तो मेरे भाई मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अध जल गगरी छलकत जाए। शब्द रट लेते हैं लोग। ब्यूटीफुल माने सुंदर, अब पता चला बोल रहे हैं ही इज ब्यूटीफुल। अरे भैया, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो गर्ल के लिए आता है। मैं बार बार कहता हूं शब्द का यूज पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। पहले मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन के थ्रू बात करता हूं। देखो, मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, आप यकीन है कि बड़े अच्छी तरीके से इसका उत्तर देंगे। आए थोड़ा सा समझे। अगर मैं आपके सामने से कहूं कि ऐसा है, अबेट माने होता है कम करना। फिर मैं आपसे कह रहा हूं एवरेज माने भी होता है कम करना। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, देखो ई बन गया। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कर्टल का मतलब भी होता है कम करना। अब आप समझने की कोशिश करिएगा और आगे चलो। कॉन्डेंस का मतलब भी होता है कम करना। थोड़ा और आगे चलो। एब्रीविएट का मतलब भी होता है कम करना।
और कोई वर्ड आ रहा है? हाँ, मैं इधर लिख सकता हूं, लेसन का मतलब भी होता है कम करना। शॉर्टन का मतलब भी होता है कम करना। सी, और भी सारे वर्ड हैं, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, कोई चीज का आप रिड्यूस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, वर्ड पर आपकी बिंदास है, ग्रामर आपको आती है, लेकिन अगर आपको यूज नहीं आता कि कहां कौन सा कम करना वाला वर्ड आएगा, कर ले जाओगे क्या? कर्टेल कब लगाओगे आप? एवरेज कब लगाओगे आप? अबेट कब लगाओगे आप? और अगर आपको लगता है कि नहीं अब यूजेस की जरूरत नहीं है, तो फिर अंधे में तीर चलाने से क्या मतलब है? कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। बात मेरी आप शायद समझ पा रहे हो। खैर, मैं सब बताऊंगा कहां कैसे यूज करना है, ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो क्या जरूरी है? वर्ड पार भी हो, ग्रामर भी हो, और उसका मुझे यूज भी पता हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं वोकैब के बारे में, कि हमारे सामने जो वोकैब का सिलसिला है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है। देखो, मुझे आपको केवल इंग्लिश ही नहीं पढ़ाना है, आपके पास बाकी सब्जेक्ट का भी लोड है, लेकिन इंग्लिश में अगर हमें वोकैब तैयार करनी हुई तो क्या तैयार करना वोकैब में? सब कुछ पढ़ना शुरू कर दें या कोई किताब उठा लें एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दें? नहीं भाई, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो आप क्या करेंगे? आपको ध्यान रखना होगा आपके पास कितने तरह की वोकैब पेपर में पूछी जाएंगी, ये आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है। आपके सामने दो तरह से वोकैब आपको तैयार करनी है। कुछ तो बेसिक वोकैब होंगी, ठीक है, और कुछ करंट में जो वोकैब चल रही है। हालांकि है ये सब वोकैब एक ही होती है, लेकिन मैं हल्का सा इशारा कर रहा हूं कि सबसे पहले बेसिक वोकैब हो गई और फिर हमारी करंट की वोकैब हो गई। तो आपको कुछ रूट वर्ड्स याद करने, लगभग 2000 शब्द मैं आपको रूट वर्ड से याद कराऊं कम से कम, और लगभग मैं 2000 शब्द आपको याद कराऊं किसके थ्रू? निमोनिक के थ्रू। ये निमोनिक माने कहानी बनाते हैं शब्द के पास आसपास, और वो शब्द हमको क्या हो जाता है? पूरी तरह से याद हो जाता है, ठीक है। करंट के वोकैब द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। यहां जो न्यूज़पेपर में वोकैब यूज की जा रही हैं, इसको भी साथ साथ हमें लर्न करना है, और वो कैसे होगा वो सब आपको मैं बताऊंगा। रूट वर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा वर्ड लिखा, मैंने कहा मैंने आपके सामने वर्ड लिखा, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, क्रोनोलॉजिकल। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, क्रोनोलॉजिकल। अब जब आप कोई शब्द देखते हो तो रटो मत, सबसे पहले उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच वो कौन सा हिस्सा है? वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? अब कई सारे बच्चों को यही नहीं पता पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और सीख वो ग्रामर रहे हैं, लर्न वो वोकैब कर रहे हैं। क्लोज पैसेज कैसे कर लोगे भाई? वेट, अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसे समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग इधर उधर नहीं। जब कभी सेंटेंस में आप एल को यूज करते हैं तो ज्यादातर, हर बार नहीं, ज्यादातर वो एडजेक्टिव ही बनाता है, और जब वो एडजेक्टिव बनाता है तो उसका एक मीनिंग होता है रिलेटेड टू। एल का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू। वर्ड आपने देखा होगा, हिस्टोरिकल रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल रिलेटेड टू पॉलिटी, जियोग्राफिकल रिलेटेड टू जियोग्राफी, मैजिकल रिलेटेड टू मैजिक, whatever. How many words are just coming to your mind? Just think of that कि AL का मतलब क्या है? रिलेटेड टू ही तो है। जुडिशियल रिलेटेड टू जुडिशरी, कई सारे वर्ड आएंगे, मैं कितना सोचूं। तो ऐसे अगर क्रोनोलॉजिकल है तो रिलेटेड टू क्रोनोलॉजी होगा। इतना वहां पे बढ़ गया। और वर्ड क्या है? ये वर्ड इतना पता चल गया कि एडजेक्टिव है। अब जब आप दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ोगे तो दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरा वर्ड हमारा कौन सा है? दूसरा वर्ड हमारा है लॉजी। और लॉजी का मतलब क्या होता है? जब कभी आपके सामने वर्ड लॉजी दिखेगा ना,
तो लॉजी का एक मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। हमने आपसे कहा बायोलॉजी, तो इसका मतलब आपको पता चल गया ना, बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ी होगी, बायोस्फीयर आपने पढ़ा होगा। तो बायोलॉजी का मतलब बायो मीन्स लाइफ होता है, तो कहीं ना कहीं लाइफ के बारे में स्टडी करने जा रहे हो, बायोलॉजी हो गई। आप इसी तरीके पढ़ते हो जियोग्राफी, वो तो खैर अलग हो गया। इसी तरीके आप पढ़ते हो जियोलॉजी, तो लॉजी मीन्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ। अब ये जो वर्ड क्रोनो आया है, कहीं आपने क्रोनो वर्ड देखा है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कहीं आपने क्रोनो वर्ड देखा है, तो आप कहेंगे जरूर देखा है सर हमने क्रोनो वर्ड। क्रोनो वर्ड आपने देखा होगा टाइम में। क्रोनो वर्ड आता है बेसिकली टाइम के लिए। कैसा टाइम के लिए? आपने देखा होगा क्रॉनिकल ईयर बुक चलती हैं, साल भर का पूरा घटना चक्र। आपने देखा होगा क्रॉनिकल ऑर्डर होता है, एक एक्रोनिम अप्रोच होती है। तो क्रोनो वर्ड किसके लिए आता है? व्हाटएवर, टाइम के लिए। तो अभी क्या बना? AL मीन्स रिलेटेड टू, लॉजी मीन्स स्टडी, क्रोनो मीन्स टाइम। तो इसका मतलब आई स्टडी दैट इज रिलेटेड टू टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्रोनोलॉजिकल। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई रूट की अप्रोच जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो इस तरीके में आपको रूट की अप्रोच पे पूरा ले चलूंगा। रूट किस तरीके होते हैं, प्लस निमोनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। निमोनिक्स से कई बार हम लोग कहानी बना लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई वर्ड लिखा और वो नहीं याद हो रहा, रूट नहीं, ज्यादा रूट नहीं हमारे दिमाग में है, 200-250 रूट याद रखने होते हैं, ज्यादा नहीं। तो किस तरीके से निमोनिक्स पे हम चलेंगे और वोकैब को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। निमोनिक के लिए आप कोई भी वर्ड बना सकते हो। जैसे मुझे याद है कि हमारे अरुण सर हम लोग को वोकैब पढ़ाते थे, तो उन्होंने पढ़ाया था, जैसे ये था वर्ड, ये था एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर। एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है? एसेसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर। लेकिन उन्होंने कहा इसको याद करो, थोड़ा सा निमोनिक बना लेते हैं। हमने कैसे सर? तो उन्होंने कहा देखो, एस माने होता गधा और एस माने होता गधा, आई माने मैं और नेशन माने देश। तो उन्होंने कहा इसको ऐसे तोड़ो, गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा देश, हो गया एसेसिनेशन, यानी पॉलिटिकल मर्डर। बात समझ में आ गई? तो इस अप्रोच को क्या कहोगे? इसे हम लोग कहेंगे कि ये कौन सी अप्रोच है? ये निमोनिक्स है। किस तरीके से हम चीजों को माइंड मैप कर रहे हैं बेसिकली, वो क्या हो गया? निमोनिक हो गया। तो एसेसिनेशन बड़े आसानी से आप कभी नहीं भूलेंगे हम। एसेसिनेशन हमको याद हो गया, एसेसिनेशन हमें याद हो गया। तो कहने का मतलब हमारे बस इतना सा है मेरे भाई, कि कोई भी चीज आप याद कर रहे हो, कोई भी चीज आप समझ रहे हो, तो उसकी एक खास अप्रोच होती है। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जो लेटेस्ट यूज होते हैं, द हिंदू वगैरह के, सब पे डिटेल में बात करूंगा मैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके अलावा हट करके। हमें फ्रेजल वर्ब को टारगेट रख के चलना है, क्योंकि जितने भी आपके क्लोज पैसेज के क्वेश्चन अब बनेंगे, मैं ये लिख दे रहा हूँ, क्लोज टेस्ट जितना भी आएगा, क्लोज पैसेज जितना भी आएगा, आप ये सोचो कि बस हवा हवाई कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्लोज पैसेज आ रहा मेरे भैया, तो तुम्हें फ्रेजल वर्ब पता होना चाहिए। तो फ्रेजल वर्ब में पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब? आ जाओ यार, मैं बस डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को। जो डिस्कस कर रहा हूं हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं लुक फॉर, मैं आपके सामने कहूं लुक अराउंड, मैं आपके सामने कहूं लुक अबाउट, मैं आपसे कहूं, हाँ चलो खैर, लुक अबाउट, लुक अराउंड, लुक अबाउट, अभी इतना मैंने लिखा, ठीक है? और एक वर्ड, चलो अभी ये तीनों का मतलब होता खोजना। लुक फॉर माने भी खोजना, लुक अराउंड माने भी खोजना, लुक अबाउट माने भी खोजना। किस खोजना के लिए, कहां पर क्या लगाओगे आप? ये है फ्रेजल वर्ब। कोई चीज आपसे खो गई है, आप उसे खोज रहे हो, लुक फॉर। आप अपने आसपास कुछ खोज रहे हो, लुक अराउंड। और लुक अबाउट, वो आदमी उस पोजीशन पे नहीं है, आई एम लुकिंग अबाउट माय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफिस गए, प्रिंसिपल सर नहीं मिले, अब उनको हम लुक अबाउट कर रहे हैं। लुक अराउंड भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेजल वर्ब का समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ड लिखा है कॉल,
ऑफ लगा दिया तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया? कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया? या कॉल ऑफ का मतलब हो गया कैंसिल। वहीं हमने लगा दिया अगर पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का मतलब हो गया पोस्टपोन करना। और पुट ऑफ का एक मीनिंग और होता है कोई चीज उतार के अपने शरीर से नीचे रख देना। आई यूज टू पुट ऑफ माई ड्रेस ऑन बेड इन माई चाइल्डहुड। भाई क्या करता था, स्कूल का ड्रेस उतार करके बेड पे रख के भाग जाता था बचपने में, वो भी पुट ऑफ है। पुट ऑन माने पहनना, पुट ऑफ माने उतारना। लेकिन पुट ऑफ का एक मीनिंग और भी है, मीटिंग कैंसिल कर देना। तो कितने फ्रेजल वर्ब के बारे में कितनी समझ आपकी डेवलप है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अच्छा, ये भी हो गया। साथ ही साथ कुछ कोलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो कई बार क्लोज पैसेज आप नहीं कर पाओगे। बात समझ में मेरी आ रही है? जैसे मैं आपसे कहूं, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं आपके सामने, फास्ट लिख दूं, और एक मैं आपके सामने लिख देता हूं क्विक, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं फूड और एक तरफ मैं लिख रहा हूं मील। देखो तो जरा इन चीजों को। अब आपको पता है फास्ट फूड होगा, क्विक मील होगा, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते हो फास्ट मील और क्विक फूड। ये है कोलोकेशन का रोल। इसलिए बेटा आपको कोलोकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स जो होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। वन वर्ड्स के लिए PYQ खूब लगाइए, रूट वर्ड्स के थ्रू लगाइए, PYQ लगाइए इडियम्स के लिए। आर्टिकल्स में जो इडियम्स यूज होती हैं उन्हें ध्यान देकर जरूर पढ़िए। स्पेलिंग के लिए आप PYQ तो पढ़िए ही पढ़िए, डेली रीडिंग और राइटिंग की हैबिट भी बनाइए, ठीक है। आगे चलोगे, वोकेबलरी के प्रैक्टिस के लिए वोकेबलरी ड्रिल्स मैं कराता हूँ, स्टोरी मेथड्स होते हैं और फिलर मेथड्स होते हैं, जिससे आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अभी ग्रामर के बारे में बात कर लो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है और ये इंट्रो वीडियो तो मुझे बड़े कम टाइम में लेके चलना है, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रामर में सिंटैक्स यानी सिंटैक्टिकल अप्रोच और सिमेंटिकल अप्रोच, दोनों अप्रोच पे आपको काम करना होगा। सिंटैक्स का मतलब ग्रामर वाला पूरा एरिया, और सिमेंटिक माने वोकैब वाला पूरा एरिया। सिंटैक्स में दो चीजें देखो, ग्रामर सही है या नहीं, और वो सेंटेंस लॉजिकल है या नहीं, और सिमेंटिक में जाके देखो मीनिंगफुल है या नहीं। जब तीनों चीजें सही होंगी तभी वो सेंटेंस माना जाएगा। आजकल लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कोई कहता है मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड सेंटेंस ऑल नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने लिखा आई वॉज डेड। देखो तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है। आप ये बात कह पाओगे आई वॉज डेड? ये कह सकते हो ही वॉज डेड, बट आई वॉज डेड, इसको आई मत पढ़ना, इसको पढ़ना आए, ये आए है, आई वॉज डेड कह पाओगे आप? तो ग्रामेटिकल तो है, मीनिंगफुल तो है, क्या लॉजिकल है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इधर आ जाओ। ठीक इसी तरीके से कई सारे वर्ड्स आप बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, वो ग्रामेटिकल नहीं माना जाएगा, मतलब नहीं माना जाएगा। ग्रामर सही करने का मतलब ग्रामेटिकल भी हो, लॉजिकल भी हो, मीनिंगफुल भी हो, तब जाके बात बनेगी। आगे चलेंगे। एक लास्ट, जितने कॉन्सेप्ट आपको बताऊं पढ़िए, उन्हें नोट बनाइए, उन्हें टाइम टू टाइम लर्न करिए, PYQ प्रैक्टिस करिए, देन मॉक लगाइए। 100% है सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं जल्द एक नए शेड्यूल के साथ। आपकी क्या खास डिमांड है, आप वो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।